एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा है, सबसे बड़ा खतरा अक्सर वो नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जो धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। नमस्कार, और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती और कह सकते हैं विकसित होती ग्रे जोन रणनीति पर बात करेंगे, और इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं उन पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति की दिशा भी तय कर रहा है, ऐसा लगता है। हमारी ये चर्चा हाल की कई विश्लेषणों, रक्षा रिपोर्ट्स और जो जमीनी घटनाएं हो रही हैं उन पर आधारित हैं। ये रिपोर्ट्स पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के बदलते और शायद ज्यादा मुखर होते स्वरूप पर रोशनी डालती हैं। आज हमारा लक्ष्य है इन जटिल सामरिक चालों की परतों को खोलना। ये ग्रे जोन कार्रवाइयां असल में हैं क्या, इन्हें कैसे क्यों अंजाम दिया जा रहा है, और इनका जापान, फिलीपींस, ताइवान जैसे देशों और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है। खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखने वाले जागरूक नागरिकों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये कार्रवाइयां धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों, समुद्री कानूनों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रही हैं। ये विषय न सिर्फ यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अहम है, बल्कि प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स के तहत इससे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए इस बहुस्तरीय रणनीति और इसके प्रभावों की गहराई में उतरते हैं। पहले ऐसा लगता था, और कई रिपोर्ट्स भी यही बताती थीं, कि विवादित जल क्षेत्रों में चीनी गश्त कभी कभार होती थी, शायद सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं ज्यादा गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। जैसे जून 2025 में चीनी विमानवाहक पोतों का जापानी विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ, वो समुद्री इलाका जहां किसी देश को संसाधनों के इस्तेमाल का विशेष अधिकार होता है, उसमें घुस जाना। और फिर अगस्त 2025 में स्कार्बोरा शोल पर फिलीपीनी सेना को डराने के लिए तटरक्षक, नौसेना और वो समुद्री मिलिशिया का एक अभूतपूर्व गठजोड़ तैनात करना। क्या ये सिर्फ घटनाओं में बढ़ोतरी है या फिर रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव का संकेत है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये महज घटनाओं में वृद्धि नहीं है, मतलब ये एक साफ और महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ है। चीन अब सिर्फ क्या कहते हैं पानी का तापमान नहीं जांच रहा, वो बहुत सधे हुए तरीके से, व्यवस्थित रूप से इस क्षेत्र में जुड़ाव के नियमों को, मतलब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फिर से लिख रहा है अपनी शर्तों पर। जैसा आपने कहा, पहले की गश्त शायद प्रतीकात्मक ज्यादा थी, पर अब हम जो देख रहे हैं, चाहे वो जापानी EEZ में विमानवाहक पोत हों या स्कार्बोरो शोल पर विभिन्न समुद्री बलों का जमावड़ा, ये एक सोची समझी व्यापक अभियान का हिस्सा है। ये अभियान ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर तीनों ही अहम क्षेत्रों में लगातार तेज हो रहा है। यही है ग्रे जोन कार्रवाइयां, ऐसी गतिविधियां जो खुले सैन्य संघर्ष के स्तर से तो नीचे रहती हैं, हाँ, लेकिन लगातार धीरे धीरे रणनीतिक संतुलन को चीन के पक्ष में झुकाती जाती हैं। ये पारंपरिक युद्ध नहीं है, पर शांति भी नहीं। ये उस धुंधले क्षेत्र में काम करती हैं जहां प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये दबाव असल में जमीन पर या कहें समुद्र पर कैसा दिखता है? क्या आप पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों, जिन्हें चीन दियाओयू कहता है, उसके पास और दक्षिण चीन सागर में स्कार्बोरो शोल और सेकेंड थॉमस शोल पर हो रही घटनाओं के बारे में कुछ और विस्तार से बता सकती हैं, क्योंकि यही टकराव सबसे ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, जो पहले कभी कभार होने वाली घुसपैठ या नज़दीकी मुठभेड़ें थीं, वो अब लगभग रोज़मर्रा की घटनाएं बन गई हैं, खासकर इन संवेदनशील इलाकों में। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों के आसपास जापानी तटरक्षक गश्ती जहाज़ों को नियमित रूप से चीनी तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाज़ों द्वारा चुनौती दी जाती है। रक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट्स और जो ऑन साइट अवलोकन है, वो बताते हैं कि चीनी जहाज़ों के युद्धाभ्यास न केवल ज्यादा बार हो रहे हैं, बल्कि वे जानबूझकर ज्यादा आक्रामक भी हो रहे हैं, जैसे करीब से गुजरना, रास्ता रोकना या फिर लंबे समय तक पीछा करना। ऐसा लगता है कि इन गतिविधियों का एक मकसद जापान के आत्मरक्षा बलों और उसके तटरक्षक बल के बीच समन्वय, संचार और प्रतिक्रिया समय की जो कमजोरियां हैं, उनका पता लगाना है, उनका परीक्षण करना है,
ताकि भविष्य में किसी संकट की स्थिति में चीन इन खामियों का फायदा उठा सके। दक्षिण चीन सागर में स्थिति और भी गंभीर और सीधी टकराव वाली हो गई है। स्कार्बरो शोल और सेकंड थॉमस शोल, जहां फिलीपींस का वो पुराना जहाज बीआरपी सिएरा माड्रे है, वहां पर चीनी जहाज़ों ने सिर्फ मौखिक चेतावनियों या पीछा करने से आगे बढ़कर पानी की शक्तिशाली बौछारों मतलब वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया है, लेजर से परेशान किया है और कई मामलों में तो सीधी टक्कर मारी है। टक्कर मारी है। जी हाँ, सीधी टक्कर। इनसे फिलिपीनी आपूर्ति नौकाओं और तटरक्षक जहाज़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि अगस्त 2025 की जो उपग्रह तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि इन टक्करों के बाद चीनी तटरक्षक कटरों की मरम्मत की जा रही थी। अच्छा, मतलब ये महज दुर्घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि बीजिंग जानबूझकर टकराव का जोखिम उठा रहा है, ये दिखाने के लिए कि वो इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। इन महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप से संवेदनशील जगहों पर बड़ी संख्या में चीनी जहाज, तटरक्षक, नौसेना और समुद्री मिलिशिया, जो अक्सर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के भेष में होते हैं, उनको केंद्रित करके चीन प्रभावी रूप से इन विवादित क्षेत्रों को डी फैक्टो मतलब वास्तविक चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बदल रहा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ भी कहता हो। ये तो पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की बात हुई। ताइवान के आसपास स्थिति कैसी है, खासकर चीनी तट के काफी पास जो किनमेन और मात्सु द्वीप हैं, जहां तनाव अक्सर बढ़ जाता है? शायद चीन का ग्रे जोन दबाव सबसे ज्यादा लगातार और बहुआयामी रूप से ताइवान के आसपास ही महसूस किया जा रहा है। किनमेन द्वीपों के पास, जो ताइवान नियंत्रित करता है लेकिन चीन के मुख्य भूमि से बहुत करीब है, वहां कथित तौर पर चीनी नागरिक कानून प्रवर्तन गश्त, जिसमें तटरक्षक और समुद्री निगरानी जहाज शामिल हैं, लगभग रोजाना ताइवान द्वारा घोषित प्रतिबंधित या सीमित जल क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। ये एक लगातार दबाव बनाने की रणनीति है। रोजाना? जी, लगभग रोजाना। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ जहाज जानबूझकर अपने AIS मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो जहाज़ों की पहचान और स्थिति बताता है, उसे बंद कर देते हैं। कुछ अन्य जहाज कभी-कभी विदेशी झंडे लगाकर अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। ये अस्पष्टता, ये धुंधलापन जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ सीमा का उल्लंघन या कुछ और? इसका उद्देश्य दोहरा लगता है। पहला, ताइवान के तटरक्षक बल को लगातार अवरोधन मतलब इंटरसेप्शन और निगरानी के एक अंतहीन चक्कर में फंसाए रखना, उनके संसाधनों पर दबाव डालना और उन्हें थकाना। दूसरा, ये सब करते हुए भी एक स्पष्ट सैन्य टकराव, जिससे बड़ा संकट पैदा हो सकता है, उससे बचना। द्वीप की आबादी पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों प्रभाव पड़ता है। लगातार निगरानी, ड्रोन का मंडराना, जहाज़ों का नज़दीक आना, ये सब धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, जो धीरे धीरे ताइवान के लोगों का मनोबल गिरा सकता है और ये भावना पैदा कर सकता है कि बीजिंग की उपस्थिति और दबाव अपरिहार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक घर्षण है, मतलब साइकोलॉजिकल एट्रिशन, जो किसी बड़े संकट के पैदा होने से पहले ही प्रतिरोध करने की इच्छा और क्षमता को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी व्यापक संदर्भ में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हयाशी का जो हालिया बयान था वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीनी गतिविधि को जापान की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया था। ये सिर्फ जापान की चिंता नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की साझा चिंता को दर्शाता है। आपने बताया कि ये घटनाएं सिर्फ छिटपुट टकराव नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो क्या इन समुद्री घटनाओं के पीछे कोई और व्यापक सैद्धांतिक आधार या रणनीति भी है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटनाएं अकेली नहीं है। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के एक स्थापित सिद्धांत से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसे 3 युद्ध 3 वॉरफेयर्स सांजान कहा जाता है। 3 युद्ध, जी। ये सिद्धांत 3 तत्वों पर केंद्रित है। पहला, मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दूसरा, मीडिया युद्ध या जनमत युद्ध मीडिया पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर। और तीसरा, कानूनी युद्ध लीगल वॉरफेयर, जिसे लॉफेयर भी कहते हैं।
हर समुद्री टकराव, हर गश्त, हर बयान एक अलग घटना नहीं, बल्कि इस त्रिआयामी रणनीति के तहत एक बड़े नैरेटिव, मतलब एक कहानी को गढ़ने का हिस्सा है। क्या आप इसे उदाहरण से समझा सकती हैं? ये तीनों युद्ध कैसे काम करते हैं मैदान में? जरूर। उदाहरण के लिए, जब चीनी तटरक्षक जहाज फिलिपीनी आपूर्ति नौकाओं पर पानी की बौछारें करते हैं, ये एक भौतिक कार्रवाई हुई, ठीक है? तो इसके तुरंत बाद चीन का जो राज्य नियंत्रित मीडिया है और उससे प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी, वो इसे किस रूप में पेश करता है? वे इसे ऐसे दिखाते हैं कि चीन तो बस अपने संप्रभु जल क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों के खिलाफ न्यूनतम बल का प्रयोग करके अपनी रक्षा कर रहा था। ये हुआ मीडिया युद्ध। वे फिलीपींस को ही उत्तेजक पक्ष बता देते हैं। अच्छा। इसी तरह जब चीनी विमानवाहक पोत जापान के ईजी के पास नियमित गश्त करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय जल में सामान्य, हानिरहित नौसैनिक अभ्यास के रूप में चित्रित किया जाता है। ये फिर से मीडिया युद्ध का हिस्सा है। साथ ही चीनी कानूनी विद्वान और अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून जैसे निर्दोष पारगमन, मतलब किसी देश के समुद्री क्षेत्र से शांतिपूर्वक गुजरने का अधिकार, उसकी ऐसी विस्तारित या मनमानी व्याख्याएं पेश करते हैं जो उनके कामों को जायज ठहरा सके, भले ही वो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समझ के बिल्कुल उलट हों। ये है कानूनी युद्ध या लॉफेयर। एक और उदाहरण देखिए, स्कारबरो शोल, जो एक विवादित क्षेत्र है, उसे चीन ने घरेलू स्तर पर अचानक एक राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व घोषित कर दिया। प्रकृति रिजर्व? हाँ, सुनने में तो हानि रहित लगता है ना? लेकिन ये उस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक नौकरशाही और कानूनी आवरण, एक कवर प्रदान करता है, जो भविष्य में सैन्यकरण का आधार भी बन सकता है। तो इस तरह शारीरिक दबाव, धमकी, टकराव, नैरेटिव का प्रबंधन, मीडिया युद्ध और चयनात्मक कानूनी दावों, कानूनी युद्ध के मिश्रण से बीजिंग उन कामों के चारों ओर वैधता का एक ढांचा बनाने की कोशिश करता है, जो असल में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों के तहत संदिग्ध या गैरकानूनी है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से विरोधियों को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी भ्रमित करता है। अगर चीन इतना व्यवस्थित और बहुआयामी तरीके से काम कर रहा है, तो उसके पड़ोसी देश जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ये सब मिलकर इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई समन्वय की कमी है? चीन की ग्रे जोन रणनीति की सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो अपने पड़ोसियों के बीच जो मतभेद हैं, उनकी अलग अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं और उनकी क्षमताओं की जो सीमाएं हैं, उनका बखूबी फायदा उठाता है। हर देश की स्थिति और प्रतिक्रिया अलग होती है। जैसे जापान है, वो ऐतिहासिक और संवैधानिक कारणों से तनाव को बेवजह बढ़ने से बचाने के लिए अक्सर सतर्क और नपीतुली प्रतिक्रिया देता है। फिलीपींस, जिसकी सैन्य क्षमता चीन के मुकाबले बहुत कम है, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की जरूरत और चीन के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की मजबूरी के बीच, मतलब एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये दुविधा तो है। बिल्कुल। और ताइवान, जिसे ज्यादातर देशों से औपचारिक राजनयिक मान्यता और स्पष्ट सुरक्षा गारंटी नहीं मिली है, वो सीमित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ इस रोजमर्रा के उत्पीड़न का प्रबंधन करने के लिए मजबूर है। चीन इस स्थिति का फायदा उठाता है। वो क्रमिक रूप से चुन चुनकर दबाव डालता है, कभी मनीला पर ध्यान केंद्रित करके जैसे सेकंड थॉमस शोल पर, तो कभी टोक्यो पर जैसे सेनकाकू के पास, या फिर ताइवान के किनमिन द्वीपों से ध्यान हटाकर अचानक स्कारबरो शोल पर गतिविधि तेज करके। इस तरह वो अपने विरोधियों को किसी एक मुद्दे पर एक ठोस एकीकृत मोर्चा बनाने से रोकता है। अच्छा, मतलब ध्यान भटकाना और अलग थलग करना। हाँ, बिल्कुल। हर देश अपनी तात्कालिक समस्या से जूझता रह जाता है। हाल के वर्षों में जापान, फिलीपींस और अमेरिका के बीच जो त्रिपक्षीय सुरक्षा समन्वय बढ़ा है, वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रगति है, खासकर सूचना साझाकरण और संयुक्त अभ्यासों के मामले में। लेकिन ये समन्वय अभी भी ज्यादातर सामरिक, मतलब टैक्टिकल और प्रतिक्रियात्मक है। ये कोई व्यापक एकीकृत रणनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, अभी तक तो नहीं। फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ताइवान का अनौपचारिक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी अभी नाजुक और अपर्याप्त है। चीन इसी बिखराव का फायदा उठाता है। इन सब में सबसे बड़ा शायद छुपा हुआ खतरा क्या है?
क्या ये खतरा है कि अचानक युद्ध छिड़ जाएगा? विरोधाभासी रूप से सबसे गंभीर और तात्कालिक खतरा शायद अचानक बड़े पैमाने पर युद्ध का नहीं है, बल्कि इन ग्रे जोन कार्यवाहियों की धीरे धीरे होती स्वीकृति, उनका सामान्यकरण हो जाना है। सामान्यीकरण। हाँ, नॉर्मलाइजेशन। यही वो खतरा है जिसका जिक्र आपने शुरुआती उद्धरण में किया था। जो चीज धीरे धीरे सामान्य बन जाती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। हर ऐसी घटना जिसे प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी जाती या जिसका विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाता है, वो एक नई यथास्थिति, एक नया स्टेटस को, एक नई मिसाल कायम करती है। पानी की बौछारों को धीरे धीरे नियमित कानून प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में देखा जाने लगता है। विवादित जल क्षेत्रों में चीनी जहाज़ों की भारी और लगातार उपस्थिति को मानक नेविगेशन अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। समय के साथ बिना किसी औपचारिक कानूनी मान्यता के भी ये विवादित जल क्षेत्र व्यवहार में चीनी प्रशासित क्षेत्र मान लिए जाते हैं। ये रणनीति मौजूदा गठबंधन ढांचों को भी बड़ी चतुराई से दरकिनार करती है। जैसे अमेरिका जापान सुरक्षा संधि है, वो मुख्य रूप से एक स्पष्ट सैन्य हमले की स्थिति में सक्रिय होने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन ग्रे जोन रणनीति जानबूझकर उस सीमा रेखा, उस थ्रेशोल्ड से ठीक नीचे काम करती है। ये आक्रामकता तो है, पर पारंपरिक सैन्य हमले जैसी नहीं। तो फिर तय करना मुश्किल हो जाता है कि संधि कब लागू हो? बिल्कुल, इससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कब संधि लागू की जानी चाहिए। ये प्रतिरोध मतलब डिटरेंस को कमजोर करता है बिना किसी स्पष्ट रेड लाइन को पार किए, और इससे प्रतिक्रिया करना राजनीतिक रूप से और भी जटिल हो जाता है। यही सामान्यीकरण सबसे बड़ा खतरा है कि दुनिया धीरे धीरे चीन के दावों और नियंत्रण को स्वीकार कर ले, क्योंकि उसका लगातार विरोध करना थकाऊ और महंगा है। चीन इस पूरी स्थिति को दुनिया के सामने कैसे पेश करता है, खासकर तब जब दूसरे देश प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे मान लीजिए संयुक्त गश्त करके? चीन नैरेटिव को आकार देने मतलब कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने में भी काफी हद तक सफल रहा है। जब फिलीपींस, अमेरिका या जापान जैसे देशों के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक गश्त या अभ्यास करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह वैध है, तो बीजिंग तुरंत उन्हें उत्तेजक, क्षेत्रीय शांति को भंग करने वाले और बाहरी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप जैसे शब्दों से उनकी निंदा करता है। अच्छा, मतलब खुद को पीड़ित दिखाना। हाँ, एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलना, या कह सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। ये चीन को अपनी खुद की विस्तारवादी और आक्रामक कार्रवाइयों को जारी रखते हुए भी खुद को एक पीड़ित पक्ष या शांति के रक्षक के रूप में चित्रित करने की अनुमति देता है। यहाँ एक स्पष्ट विषमता, एक एसिमेट्री दिखती है। चीन तेजी से एक तरफा कार्रवाई करता है, जमीन पर या समुद्र में नए तथ्य स्थापित करता है, यथास्थिति को बदलता है। हाँ। इसके विपरीत लोकतांत्रिक देश अक्सर विचार विमर्श करते हैं, आंतरिक और बाहरी रूप से बहस करते हैं, कानूनी सलाह लेते हैं, सहयोगियों से समन्वय करते हैं और प्रतिक्रिया देने में संकोच करते हैं या देर लगाते हैं। जब तक वो किसी संयुक्त प्रतिक्रिया पर सहमत होते हैं, तब तक बीजिंग अक्सर जमीनी हकीकत को और बदल चुका होता है, मतलब बेसलाइन ही खिसक चुकी होती है। ये नैरेटिव पर नियंत्रण तो उन्हें रणनीतिक बढ़त देता है। बिल्कुल। तो फिर इस सुनियोजित, बहुआयामी और लगातार जारी अभियान का मुकाबला करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर पारंपरिक प्रतिक्रियाएं काफी नहीं है तो विकल्प क्या है? फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और उनके सहयोगियों, खासकर अमेरिका को ये साफ तौर पर स्वीकार करना होगा कि वे केवल कुछ बिखरे हुए समुद्री विवादों से नहीं निपट रहे हैं, बल्कि वे राजनीतिक युद्ध मतलब पॉलिटिकल वॉरफेयर के एक समन्वित दीर्घकालिक अभियान का सामना कर रहे हैं। इस समझ के आधार पर ही प्रभावी प्रतिक्रिया तैयार हो सकती है। कई स्तरों पर ठोस और समन्वित प्रतिक्रिया जरूरी हैं। जैसे कि पहला, एकीकृत कानूनी रणनीति। प्रभावित देशों जैसे जापान, फिलीपींस और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS की अपनी व्याख्याओं में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्हें मिलकर स्पष्ट रूप से और लगातार बीजिंग के उन चयनात्मक और ऐतिहासिक दावों को अस्वीकार करना चाहिए जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है, जैसे वो 9 लाइन। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों का ज्यादा सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे फिलीपींस के पक्ष में 2016 का जो हेग मध्यस्थता फैसला था, उसे लगातार उजागर करना और उस पर आधारित दावे पेश करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, नैरेटिव समन्वय।
पारदर्शिता और सूचना युद्ध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना बहुत जरूरी है। मनीला ने जो चीनी आक्रामकता की वीडियो और सबूत सार्वजनिक रूप से जारी किए, जैसे पानी की बौछारें, टक्कर, वो अंतर्राष्ट्रीय जनमत को चीन के खिलाफ करने में बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। हाँ, वो काफी वायरल हुए थे। बिल्कुल। तो इस तरह के प्रयासों को संस्थागत बनाने और पूरे क्षेत्र में संयुक्त संचार रणनीतियों के माध्यम से बढ़ाने की जरूरत है। चीन के दुष्प्रचार का खंडन करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी को तेजी से और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए। तीसरा, परिचालन एकीकरण। त्रिपक्षीय जैसे यूएस, जापान, फिलीपींस और चतुर्भुज यानी क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समूहों की संयुक्त गश्त और अभ्यासों को सिर्फ प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से आगे बढ़कर निरंतर उपस्थिति अभियानों मतलब पर्सिस्टेंट प्रेजेंस ऑपरेशंस में विकसित करने की जरूरत है। खुफिया जानकारी साझा करना, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और उत्पीड़न की घटनाओं पर वास्तविक समय में समन्वित प्रतिक्रियाएं देना, ये सब नियमित और मानकीकृत होना चाहिए। ताइवान को भी भले ही औपचारिक गठबंधनों में शामिल करना मुश्किल हो, अनौपचारिक रक्षा संवादों, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण के जरिए इस नेटवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। और चौथा, मनोवैज्ञानिक लचीलापन। चीन की ग्रे जोन रणनीति का एक मुख्य लक्ष्य विरोधियों को थकाना और उनका मनोबल गिराना है। इस लगातार निम्न स्तरीय दबाव से जो थकान और सामान्यीकरण पैदा होता है, उसका मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर जन जागरूकता अभियान और नागरिक तैयारी मतलब सिविल प्रिपेयर्डनेस महत्वपूर्ण है। सरकारों को अपनी आबादी को इस चुनौती की प्रकृति, इसमें क्या दांव पर लगा है और प्रतिरोध के महत्व के बारे में लगातार सूचित, व्यस्त और लचीला बनाए रखना चाहिए। तो इन सब बातों का कुल मतलब क्या निकलता है अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो? चीन की ग्रे जोन रणनीति, जैसा कि हमारी चर्चा से साफ हुआ, एक तरह से बिना लड़े युद्ध जीतने या कम से कम महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ हासिल करने का तरीका है। इसका उद्देश्य सीधे सैन्य संघर्ष के जोखिम से बचते हुए धैर्य, लगातार दबाव, अस्पष्टता और दृढ़ता के माध्यम से वो हासिल करना है जो शायद एक खुले युद्ध से संभव ना हो। यानी पूर्वी एशिया और हिंद प्रशांत की समुद्री व्यवस्था को चुपचाप धीरे धीरे अपनी शर्तों पर फिर से लिखना। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि खुले संघर्ष की गैरमौजूदगी को खतरे की गैरमौजूदगी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर नियमित गश्त, हर पानी की बौछार, हर कृत्रिम द्वीप का निर्माण वो बेसलाइन को बदलता है, क्षेत्र को धीरे धीरे एक ऐसी वास्तविकता की ओर धकेलता है जहां चीन के व्यापक और अवैध दावों को एक स्थापित तथ्य, एक फेट अकम्पली के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। असली चुनौती ऐसी सामान्यीकरण का विरोध करने की है। इसके लिए क्षेत्रीय देशों और उनके सहयोगियों के बीच समन्वय की खाई को पाटना होगा। कानूनी, सूचनात्मक और परिचालन रणनीतियों को समकालिक बनाना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा और चीन के ग्रे जोन दबाव को उसके वास्तविक रूप में पहचानना होगा, यानी राष्ट्रीय संप्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर स्ट्रैटेजिक खतरा, और उसका मुकाबला करना होगा। केवल बीजिंग के इस व्यवस्थित दीर्घकालिक दृष्टिकोण का निरंतर, सामूहिक और बहुआयामी प्रतिरोध करके ही ये क्षेत्र अपने समुद्री भविष्य को चीन द्वारा एक तरफा रूप से फिर से लिखे जाने से रोक सकता है। यह वाकई एक जटिल और गंभीर चुनौती है। श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हुए चलते हैं। जब नियम स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे, अस्पष्ट और लगातार तरीकों से बदले जाते हैं, तो प्रतिरोध कब और कैसे सबसे प्रभावी हो सकता है? क्या छोटी छोटी घटनाओं पर कठोर प्रतिक्रिया देना जरूरी है या इससे तनाव बढ़ सकता है? और लोकतांत्रिक समाजों को, जो अक्सर धीमी गति से निर्णय लेते हैं, ऐसी दीर्घकालिक, निम्न स्तरीय लेकिन लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? यदि आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर में हो रही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज का ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ये विषय, जैसा हमने कहा, यूपीएससी मेंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड और समसामयिक मामलों के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के लिए भी प्रासंगिक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती गतिशीलता और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नियमित और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हम उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद।